हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो में जो बायोलॉजी सेगमेंट है साइंस का पार्ट 2, साइंस का बायोलॉजी का पार्ट 2, उसको मैं आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है बायोलॉजी का, आप पहले उसको देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप उसको देखने के बाद यहाँ आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट का जो पार्ट था वो यहाँ था, ठीक है। यूरिक एसिड जब जल में अविलेय है तो क्या होता है, इसका जो अतिरिक्त मात्रा होता है वो जोड़ों में जमा हो जाता है। जो जोड़ है वहाँ जमा हो जाएगा तो गठिया रोग उत्पन्न हो जाएगा, और गठिया रोग ही क्या क्रिएट करता है, आर्थराइटिस बीमारी क्रिएट करता है, ठीक है, जो दर्द होने लगता है जोड़ों में, ठीक है। अब आगे आते हैं आरबीसी से। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, इरेथ्रोसाइटिस, ठीक है। आरबीसी का ही दूसरा नाम है। ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में, जिसको कहते हैं अस्थि मज्जा, है ना, बोन मैरो में होता है। इसका औसत आयु जो है वो 120 दिन के आसपास होता है। मृत होने के बाद भी शरीर जो है वो प्लीहा, शरीर का जो प्लीहा है ना, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं, वहां पर क्या होता है, वो तिल्ली नामक अंग में एकत्रित होती है। इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को या स्प्लीन को, ठीक है। आगे देखते हैं, मलेरिया जो परजीवी है इसका नाम क्या है, फीमेल एनाफिलीज, ये मॉस्किटो है, मच्छर है, ठीक है। तो मलेरिया जो रोग है उसका जो परजीवी है वो अधिकतर आरबीसी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि प्लीहा में सूजन आ जाता है, यानी कि मलेरिया से यही अंग जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जानते होंगे कि अलग अलग बीमारी में अलग अलग अंग जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो मलेरिया में हमारा प्लीहा जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के जो रुधिर है उसमें 50 से 55 लाख जो है वो क्या होगा, आरबीसी, ध्यान रखिएगा आप, 50 से 55 लाख उसका काउंटिंग होगा, ठीक है। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आरबीसी का निर्माण में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड की टेबलेट आती है, फीमेल लोग ज्यादा इसका यूज करती हैं, याद रखिएगा। विटामिन B12 कोबाल्ट युक्त, पौधों में नहीं पाया जाता है। लीवर, मांस और मछली इसका मुख्य स्रोत है। और अगर आप लीवर, मांस, मछली खाते हैं तो आप विटामिन B12 टेक इन करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 शाकाहारी व्यक्तियों में इसकी कमी पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर देख रहे हैं कि पेड़ में है ही नहीं, तो पौधों में कोई भी अगर चीज़ से अगर हम खाते हैं तो वहाँ से हमको मिलेगा नहीं। तो लीवर, मांस, मछली से आता है, तो शाकाहारी जो व्यक्ति खाएगा वो क्या होगा, उसकी कमी पाई जाएगी। और चूंकि आरबीसी का निर्माण करके परिपक्व बनती है, अतः इसका विटामिन की कमी से क्या होगा, निर्माण प्रभावित होता है और व्यक्ति को क्या होता है, एक बीमारी जिसका नाम क्या है, परनीशियन एनीमिया, परनीशियंस एनीमिया का शिकार हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी मांसाहारी व्यक्ति में अपने सामान्य मात्रा से भी जब अधिक होगा ना तो इससे भी होगा। यहाँ है परनीशियंस एनीमिया और यहाँ है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया एक बीमारी होती है जो किसके अधिक होने के कारण से, तो विटामिन B12 के अधिक टेक इन करने से, ग्रहण करने से पॉलीसाइथेमिया बीमारी होती है। अगर कम हुआ तो परनीशियंस एनीमिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, ये कनेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे कनेक्ट करके ही इसको ध्यान में रखिएगा। इस रोग में रुधिर क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया में होगा क्या, तो रुधिर जो है वो गाढ़ा हो जाता है। अब रुधिर जब गाढ़ा हो जाता है तो रुधिर गाढ़ा में क्या होगा, पतला करने के लिए एस्पिरिन नामक दवा दी जाती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ भी मैं 2 बीमारी का नाम बताया हूँ, वो याद रख लीजिएगा। उसका क्या उपचार है, क्या खाया जाता है, वो भी याद रखिएगा। ये तो बताया मैं विटामिन B12 के बारे में, ठीक है। शाकाहारी के व्यक्ति में इसमें कमी आ जाती है। दूसरा जो टर्म था वो क्या, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड वाला का कहानी क्या है वो थोड़ा सा देखिए। फॉलिक एसिड के केस में जो इसकी कमी होगी तो आरबीसी जो है ना, रेड ब्लड सेल, वो क्या होगा, अपरिपक्व हो जाएगा। सेल नहीं बोल करके कॉर्पेकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। और आरबीसी जब अपरिपक्व होगा तो क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। यहां
फॉलिक एसिड की कमी से आरबीसी अब परिपक्व हो जाएगा, मतलब पूरा मैच्योर नहीं हो पाएगा। अब जब पूरा मैच्योर नहीं होगा तो एक बीमारी होगी, उसका नाम क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, आगे आते हैं। एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसको मैं बताता हूं। सबसे पहला है, स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है इसमें, लेकिन एक अपवाद है कि ऊंट और लामा ये दो ऐसे ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बेसिकली स्तनधारियों में, मैमल्स जिसको कहते हैं, स्तनधारी का मतलब होता है मैमल्स, उनमें केंद्रक आरबीसी के में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सबसे छोटी आरबीसी कौन है? कस्तूरी मृग। और सबसे बड़ी आरबीसी सालमंडर। ठीक है, सालमंडर जो है वो छिपकलीनुमा उभयचर है। उभयचर मतलब एम्फीबियन। अब देखिए, ब्लड का जो कार्य है वो क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, और ताप का नियंत्रण करना, पोषक तत्वों का संवहन करना, शरीर की प्रतिरोधकता को बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किसका? ब्लड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक मैं यहां फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें और कुछ अपडेट करने की जरूरत है या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें छूट रहा है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मतलब आप ना ये कर सकते हैं, जो मेरा इंपॉर्टेंट सुझाव है, मेरे लिए सलाह है, वो आप दे सकते हैं। मेरा वो मैं वेलकम करूंगा और उसको मैं आने वाले वीडियो में उसको जिस तरह का रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से मैं काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्भस्थ शिशु में ब्लड का निर्माण जो होता है वो कहां होता है? लीवर में। ठीक है, या प्लीहा में, स्प्लीन में, ध्यान रखिएगा, गर्भस्थ शिशु का। ठीक है, ब्लड का निर्माण, उसमें भी तो बच्चा जो जन्म लेता है तो क्या उसके पास ब्लड नहीं होता है? तो उसके पास ब्लड होता है। कहाँ निर्माण होता है? लीवर में या प्लीहा में। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट नोट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हम जानते होंगे, ये दूषित या कह सकते हैं प्रदूषित हवा है, श्वसन के लिए हानिकारक है। श्वसन के साथ क्या करता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ इसका ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कहानी है। बताता हूं क्यों। ये दोनों जो है ना अटैच्ड होते हैं, मतलब ऑक्सीजन जब लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिक चला जाएगा इसके साथ, कुछ इस तरह का कहानी है। तो शरीर में ऑक्सीजन के साथ पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 से 250 गुना तेजी से जुड़ जाता है, कनेक्ट होता है। हम बताएं ना अभी, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया जो बीमारी होती है वो बेसिकली कैसे होती है? तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा मात्रा में। अभी कैसे हुआ मैं बता चुका हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन। मैं इसको इसलिए बोला क्योंकि आप अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएंगे खुद से। आप लोग का जो एज है ना वो ग्रुप में आप इसको कनेक्ट करके और आप इसको क्या करेंगे, याद रखने में आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट भी है, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ आप इसको याद करने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हुआ तो 200 से 250 गुना तेजी से कनेक्ट होने के कारण से एक बीमारी हो जाती है। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और उस बीमारी का नाम क्या है? हाइपोक्सिया। अब आगे देखिए, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पेकल्स भी कहते हैं, या व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, बेसिकली WBC जो है वो दो टाइप का, ठीक है, कौन कौन है वो बताता हूं। थोड़ा सा यहाँ इंग्लिश यूज किया गया है तो माइंड नहीं करिएगा। मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आपको हम अपने भाषा में या फिर ऐसा भाषा यूज करके समझा दूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, WBC को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन? एग्रान्यूलोसाइट और दूसरा है ग्रैन्यूलोसाइट और एग्रान्यूलोसाइट। अब एग्रान्यूलोसाइट जो है इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक को कहते हैं मोनोसाइट्स और दूसरा को कहते हैं लिम्फोसाइट्स, है ना। ठीक है, तो मोनोसाइट्स जो है वो 2 से 4% होता है और इसमें सबसे बड़ी WBC होती है। ठीक है, आगे है 20 से 40% होता है लिम्फोसाइट्स, ये भी याद रखिएगा, ये एग्रान्यूलोसाइट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ग्रैन्यूलोसाइट। ग्रैन्यूलोसाइट जो है इसको 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन है? इयोसिनोफिल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप अगर एक बार रिमाइंड कर लें या एक बार आप पढ़ लें तो हो सकता है, मे भी अगर सवाल कभी कभार 1000-2000 साल में आ गया तो फिर प्रॉब्लम ना हो, उस समय आप संभाल सकें। ठीक है,
बेसिकली बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं कि इस टाइप का टर्म ही आ रहा है। बायोलॉजी में ऐसे टर्म्स आएंगे जो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम या हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर आपको नहीं बनना है, ठीक है। तो पहला क्या है, ग्रैन्युलोसाइट में इओसिनोफिल, ये 1 से 6% होता है। ये 0.5% कौन है, बेसोफिल। और तीसरा है न्यूट्रोफिल, 40 से 70%। तो ये डब्ल्यूबीसी का पूरा क्या है, कॉम्बिनेशन है, किस किस से मिलकर के बना हुआ है और उसका सब क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के बाद अब आगे आते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो रुधिर में मात्रा होता है ना, वो 6000 से लेकर के 10,000, वहां देख रहे हैं कितना ज्यादा लाखों में है, यहाँ पे 6000 से 10,000, ठीक है। और 2 टर्म्स याद रखिएगा यहाँ पे, कौन कौन है, टीएलसी और डीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट इसे डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। और डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो ऊपर वाला टर्म आया था ना, वो फिर से यहाँ पे आ रहा है, क्या, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल की बढ़ी हुई मात्रा एलर्जी कहलाती है। एलर्जी कब होगा, जब इओसिनोफिल की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा। और एलर्जी से कौन सा रोग होता है, उसको कहते हैं हे फीवर। एलर्जी बेसिकली का मतलब ये हुआ ना, आपको इरिटेशन होने लगता है। जैसे कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है ना कि वो ठंडे के समय में ठंडा पानी से नहाएंगे तो उनका बॉडी जो है वो क्या करने लगता है, वो इचिंग करने लगता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों को मैं सुना हूँ। फिर कभी जब धूल ज़्यादा उड़ने लगेगा तो कुछ लोगों को सांस लेते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो उसका एलर्जी बता रहा है, ठीक है। ये एलर्जी, अब जैसे कि समुद्र में गए हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कोई बीच पे गए हुए हैं तो सैलिन वाटर का यूज़ कर रहे हैं, ये बॉडी पे डाल रहे हैं, तो उससे भी कभी कभी एलर्जी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, सबका अलग अलग टाइप का एलर्जी हो सकता है, वहाँ हमको मेन मकसद था एलर्जी को समझाना। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है ना, वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा से होता है। लेकिन लिम्फोसाइट्स का निर्माण शरीर के कुछ अन्य भागों में, जैसे लिम्फोनोड्स है ना, या थाइमस ग्लैंड या स्प्लीन, ये तीनों पार्ट को याद रखिएगा, यहां भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा लिम्फोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी से में सबसे मुख्य है। लिम्फोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी में सबसे मुख्य है, क्योंकि ये शरीर के रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा बॉडी का एंटीबायोटिक के रूप में, या कह सकते हैं एंटीवायरस के रूप में, कुछ अगर अनवांटेड मटेरियल हमारा बॉडी में चला गया, ठीक है, उसको मारने का काम यही करता है, ठीक है, निर्माण करती है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। अब क्या होगा ना, जैसे जिसको एड्स हो जाता है, एड्स का पहले फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान में रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। एचआईवी वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से, ठीक है। अब एचआईवी जब शरीर में किसी भी अंग को प्रभावित नहीं करता है, ये सिर्फ T4 लिम्फोसाइट्स को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अब एचआईवी हुआ ना, तो कोई बॉडी का पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट को वो किल नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा, बल्कि T4 लिम्फोसाइट्स को ही नष्ट कर देता है। अब मान के चलिए T4 लिम्फोसाइट खत्म हो गया, तो आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या हो गया, समाप्त हो गया। आपको खांसी भी होगा ना, तब पता चला 2 साल तक आपको सिर्फ खांसी हो रही है ना। तो कोई स्पेसिफिक बीमारी जो है उसको समाप्त नहीं हो पाएगा या खत्म नहीं हो पाएगा, तो इससे आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होते चली जाएंगी। यानी कि नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी आपको बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और उसी से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये आप याद रखिएगा, यही है एचआईवी और ह्यूमन इम्यूनो वायरस का काम, है ना। एक टर्म आया है ART। ART का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ART का फुल फॉर्म होता है एंटी रेट्रोवायरस सेंटर। ये एड्स की गुप्त जानकारी यहाँ पर दी जाती है। WBC का जो औसत आयु है वो 6 से 10 दिन है, और WBC जो है का अपने सामान्य मात्रा से अधिक बनने से ल्यूकेमिया, जिसको कहते हैं ब्लड कैंसर, है ना। अनुराग बसु जो डायरेक्टर हैं उनको हुआ था ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया बीमारी है WBC का अपने सामान्य स्तर से। अब कहने का मतलब ये हुआ, अब WBC हमारा बॉडी में एंटीबायोटिक की तरह काम कर रहा है, यानी कह सकते हैं एंटीवायरस की तरह, कि कोई भी वायरस को मार देगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारा एकदम फायरवॉल की तरह काम करेगा, नहीं भाई। अगर एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ, कोई भी चीज़ अगर आपका जितना रिक्वायरमेंट है उससे अधिक हो गया तो आपके साथ हो जाएगा कांड। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया को कहते हैं।
अब ब्लड का ही एक पार्ट और होता है प्लेटलेट्स। मैं बता चुका हूं, जैसे आपको डेंगू होगा ना तो प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो क्या हो जाता है, गिरने लगता है। ठीक है, हमारे कुछ मित्र हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों के साथ इस तरह का हुआ। भगवान करे कभी भी किसी के साथ इस तरह की बीमारी नहीं हो। उसके केस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। ठीक है, आईसीयू में सीधा ले जाना पड़ा था। और एक हमारे करीबी मित्र हुए, उनके साथ तो और खतरनाक हो गया था, वो कहीं बाहर थे और उनको वापस आना पड़ा था घर। तो जो प्लेटलेट्स का जो काउंटिंग होता है ना वो क्या होता है, गिरने लगेगा। और प्लेटलेट्स जो है इसमें डेंगू में ध्यान रखिएगा, और डेंगू ज़्यादातर जो दिल्ली का है एरिया, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, उन सब क्षेत्रों में सब सर्वाधिक मात्रा में होता है। एडजस्ट नहीं कर पाता है लोग, बाहर जाएंगे मच्छर काटेगा, हो गया कहानी। तो प्लेटलेट्स का थोड़ा सा कहानी समझिए। इसका जो निर्माण होता है ना वो अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट में होता है। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट में कोशिकाओं के टूटने से होता है। किसका, प्लेटलेट्स का निर्माण। ठीक है, कहां होता है, अस्थि मज्जा में। दूसरा बात, स्वस्थ मनुष्य में इसकी जो मात्रा होती है 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक होती है। अब क्या होता है ना, 30,000 35,000 तक आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो वही होता है, डेंगू, चिकनगुनिया वायरस से होने वाले रोग हैं, जिसके वाहक मादा एडिस मच्छर है, जिसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। और ये रोग जो है अंतिम रूप से प्लेटलेट्स की जो कणिकाएं होती है ना उसको प्रभावित करती है, और इससे क्या होता है, गिरावट आने लगता है। 2.5 लाख से 4 लाख होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड काउंटिंग है। अगर इससे कम हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा कम हुआ तो हो सकता है डेथ भी हो जाए। ध्यान रखिएगा, डेंगू ज्वर की एक जानलेवा अवस्था है। ठीक है, DHF है जानलेवा अवस्था। DHF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेंगू हार्मोरेंज फीवर, रक्तस्राव होता है। हार्मोरेंज का मतलब होता है हाई मोरेंज, ध्यान रखिएगा DHF का फुल फॉर्म। और डेंगू का या डेंगू ज्वर, डेंगू में बेसिकली बुखार होता है, ध्यान रखिएगा, और कुछ होता नहीं है। आगे देखते हैं, रुधिर का स्राव। रुधिर का स्राव होगा, कैल्शियम प्लेटलेट्स, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कैल्शियम प्लेटलेट्स के बाद आगे आते हैं जब हेमोफीलिया एक स्टेज आएगा। हेमोफीलिया के बाद जेनेटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हेमोफीलिया जेनेटिक प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। जेनेटिक करने का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वैसा चलते जाएगा। महिला जो होती है वो वाहक होती है, और पुरुष इससे क्या होगा, प्रभावित होगा। और इसी का एक है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन आगे बनेगा थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन के बाद होगा फाइब्रिनोजोन, और रुधिर का यहाँ थक्का जमना। ये नॉर्मली, अदरवाइज अगर ये क्या होगा, अगर इधर गया ना तो बीमारी चालू। कैल्शियम और प्लेटलेट्स है ब्लड में, दोनों का कंबाइन करके मिला रुधिर स्राव के समय में। अगर इधर आया तो प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजोन, और रुधिर का थक्का जम गया तो आसानी से ये ब्लड जो क्लॉटिंग हो गया तो रुक जाएगा। लेकिन अगर नहीं रुका तो हेमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ ना, स्राव नहीं रुका तब ये हेमोफीलिया का कहानी है। ये क्रॉस किया हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि स्राव नहीं रुका है, आगे बढ़ते चला जा रहा है, और वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है। महिला जो होती है वाहक होती है, और पुरुष इससे प्रभावित हो जाता है। अब देखिए हार्ट जो है दो तरह से, ध्यान रखिएगा। इसका पार्ट ये होता है सिस्टम, एक को कहते हैं सिस्टोल और एक को कहते हैं डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना हार्ट का, और एक फैलना का मतलब होता है डायस्टोल। या और ध्यान रखिएगा ये धड़कन जब है उसी समय होती है। इसी चक्र को क्या कहते हैं, एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जब एक बार होता है तो धड़कन बन जाता है, और धड़कन जब बनती है तो इसको एक हृदय चक्र कहते हैं। बेसिकली बोला जाता है कि एक धड़कन को पूरा करने में 60/72, ध्यान रखिएगा, मतलब 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ऐसे ध्यान रखिएगा, धड़कने में लगता है। ठीक है, मैं यहाँ कमेंट नहीं करूँगा, दिल धड़कने का कुछ और कहानी है। आगे देखिए, 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंपिंग करता है। बेसिकली हार्ट जो है वो ब्लड का पंपिंग करने का ही मेन मशीन है। ठीक है, और वहाँ पर अगर किसी तरह से प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक हो जाना। ठीक है, 10% जो है वो ब्रेन, 15% जो है हृदय पेशी, 20% जो है किडनी, और 25% डाइजेस्टिव सिस्टम, और 30% अदर ऑर्गन में भेजा जाता है। कौन, ये जो ब्लड पंपिंग हो रहा है ना हमारा हार्ट से, तो ब्रेन के पास भी जा रहा है ब्लड। वो कितना परसेंट जाता है पंपिंग होने के बाद, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको जब
कैसा सवाल दे दे, सेंटेंस बना करके, तो वहाँ पर इस तरह के सवाल बन सकते हैं। 10% हमारा जब ब्लड पंपिंग हुआ हार्ट से तो चला गया, और ये 1 मिनट में 5 से 6 लीटर वो पंप कर देता है, ध्यान रखिए। 10% चला जाएगा ब्रेन में, 15% जो है वो मेरा हृदय की पेशियों में चला जाता है, 20% है वो किडनी में जाएगा, और 25% डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, और अदर ऑर्गन में 30% भेजा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए पेसमेकर, ये भी हार्ट से संबंधित है। पेसमेकर क्या होता है, तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम जो है हृदय धड़कन को बढ़ाता है। और सोडियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे, तो जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उन लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि आप सोडियम क्लोराइड यानी AnHCl को ज़्यादा नहीं ग्रहण करें, ज़्यादा नहीं खाएं। इससे क्या हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए ब्लड प्रेशर जिसको हो गया ना, उसको बोला जाता है कि भाई थोड़ा सा नमक तू कम खा, या तो खा ही मत। शुगर हो गया तो चीनी वाला चाय नहीं पीता ना, ठीक उसी तरह यहाँ पे ऐसा तुम क्या कहते हैं, सब्जी मत खा जिसमें नमक डाला हुआ है। ठीक है, अब है पोटेशियम, पोटेशियम जो है क्या करता है, हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। अब क्या है, ब्लड प्रेशर के मरीजों को सेव खाने को कहा जाता है। इसीलिए देखना कि जिनको हार्ट कार्डियक अरेस्ट होता है ना, वो लोग ये सेव जरूर खाएंगे, क्योंकि सेव में क्या मिलेगा, पोटेशियम, और पोटेशियम से क्या होगा, उसका कार्डियक अरेस्ट होने का संभावना कम होगा। कुछ इंपॉर्टेंट तिथि है, देखिए विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कौन किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये साउथ अफ्रीका के थे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल 1967 में चेन्नई के डॉक्टर थे, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ज्यूरिक 7 क्या है, तो एक कृत्रिम हृदय है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ज्यूरिक 7। ठीक है, नेक्स्ट है जार्विक है, ये ज्यूरिक नहीं होगा, जार्विक होगा। जार्विक 7 क्या है, तो एक कृत्रिम हृदय है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जार्विक है, ज्यूरिक इसीलिए मैं यहाँ पे रिकॉल कर पाया। आगे देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80, ठीक है, होता है। इसे नापने के लिए सिर्फ स्फाइग्नोमैनोमीटर, देखिए मैं पहले बता चुका हूं कि बायोलॉजी में ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जिसका सही से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है, एक ये यंत्र है जिसका नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या करेगा, हृदय की गतिविधियों का पता लगाने के लिए, जबकि ईईजी इसको कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ये मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो दो ये जरूर है इंपॉर्टेंट, याद भी रखिएगा। ईसीजी किसके लिए, तो हृदय गति, और ईईजी किसके लिए, तो मस्तिष्क की गतिविधि को पता कराने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, ठीक है, बेसिकली 23.5% है ना। नेक्स्ट है हमारा बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी, ये 34.5 मतलब 34.5%, ए बी एंटीजन वो 7.5%, और ओ एंटीजन और ए बी एंटीबॉडी 34.5%। ये ब्लड ग्रुप का संभावना। ठीक है, आगे देखिए, यहां वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे बताते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप का कौन ले सकता है और कौन दे सकता है। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, किसको दे सकता है और किससे ले सकता है, इसको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग भी करिएगा। ए ब्लड ग्रुप वाला का जो एंटीजन होता है ना, वो ए होता है, और एंटीबॉडी जो होता है वो क्या होता है, बी होता है। तो ये किसको, एक ब्लड ग्रुप वाला आदमी किसको किसको दे सकता है, ए और ए बी को दे सकता है, और ले किससे सकता है, ये ओ और ए से। ठीक है, फिर उसी तरह ए बी जो है, ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला है वो उसका एंटीजन क्या होता है, ए बी होता है, और एंटीबॉडी इसका नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना, वो सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी, सिर्फ ए बी को दे सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी तो है ही नहीं। और ले किससे सकता है, तो सबसे ले सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी इसमें नहीं है तो सभी दे दो इसको। इसीलिए बोला जाता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर ही बन गया, कौन, ए बी, क्योंकि इसका एंटीबॉडी नहीं है। देखिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन गया तो ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ए से भी ले सकता है। ठीक, आगे जो ब्लड ग्रुप बी है,
4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है ना, पहले तो मुझे यही बताना चाहिए था। ए बी, बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप है। अब बी वाला बता रहे थे, इसका एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। तो दे किसको किसको सकता है, तो ए बी को दे सकता है और बी को दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, तो ओ से और बी से। ठीक उसी तरह ओ जो ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन जो है वो कुछ नहीं है, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो ए बी है। तो ध्यान रखिएगा, ये दे सकता है सबको। ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। ओ सबको दे दिया, ठीक है, ओ सबको दे दिया, पर लेगा किससे, तो ओ सिर्फ ओ से लेगा। ए बी सबसे ले लिया, लेकिन देगा किसको, सिर्फ ए बी को देगा। ये दोनों का ही मेन याद रखिएगा, बाकी जगह पे तो नॉर्मल है, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि ए बी यूनिवर्सल क्या है, ए बी एक्सेप्टर है और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आगे आते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा पार्ट आ गया है ना, थोड़ा मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक प्लासेंटा होता है, अगर बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो तो आप सिर्फ नाम याद रखिएगा, ठीक है। एमिनोसाइटोसिस भ्रूण परीक्षण या लिंग परीक्षण का एक तकनीक होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या किया जाता है, भ्रूण परीक्षण या लिंग परीक्षण कराया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि जो अंदर में बेबी है वो बॉय है या गर्ल है। तो हमारा जो पैट्रियार्की सोसाइटी है ना, उसके कारण से फीमेल को क्या किया जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है ना। बहुत बार आप ऐसा देखे होंगे अपने आसपास के लोगों में कि जिनका बेटा नहीं हुआ, वो उसके चक्कर में क्या होता है 2-3 बेटियां हो जाती हैं, उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो ये जो परीक्षण है, लिंग परीक्षण, इससे बेसिकली ये पता चलता है कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली। तो देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा है। उसके बाद एराथ्रोब्लास्टिक, एक ये वाला पार्ट है, ये जो लंबा सा खींच रहा है ना वो। फिर है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये वाला पार्ट है, यहाँ वाला। और एम्ब्रियो, अंदर का पार्ट। आप जैसे अंडा है ना, तो अंडा के अंदर में पार्ट होता है ना एम्ब्रियो, उसी तरह। फिर है एमोनियन, और एक एमोनियन फ्लूइड जो होता है, यही बच्चों को बाहरी आघात से बचाता है। तो बेसिकली एक क्या कहें, वो भ्रूण परीक्षण का एक तकनीक है, या कह सकते हैं कि चेक किया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर और वेबर, ये दोनों मिलकर के RH फैक्टर फाइंड आउट किए थे, और RH फैक्टर जो था वो रिसस नामक जो बंदर है उससे किया गया था, ग्रीन मंकी है उसमें खोजा गया था। तो ये याद रखिएगा, RH फैक्टर किसके द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर और वेबर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आइए आनुवांशिकी वाला से, तो जीन संरचना, ए स्मॉल ए, एक ए कैपिटल ए और ओ, ठीक है। फिर उसी तरह बी का कैपिटल बी और कैपिटल बी, और बी का स्मॉल बी और ओ, ए बी के साथ ए अलग और बी अलग, और ओ के साथ ओ और ओ अलग। तो देखिए कहानी क्या है, यदि माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है ना, वो दो और ओ दोनों का ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप का संभावना क्या क्या हो सकता है, ओ यहाँ से भी मिला, ओ यहाँ से भी मिला, तो ये इधर से और इधर से दोनों से ओ हो सकता है। ये यहाँ से भी ओ और यहाँ से भी ओ, तो दोनों से ओ। ओवरऑल माना जाए तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है ना, वो ओ होगा। कब, जब माँ का भी ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चा का पूर्ण संभावना है कि ओ वाला बच्चा ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन कर सकते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट जो है ए बी है माता का और ओ है पिता का, किसी एक का भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों तरफ से भी कर सकता हूँ। हम लेके चल रहे हैं कि ए बी एक मेल का है, ओ फीमेल का है, तो उस केस में यहाँ से ए बी आएगा और यहाँ से ओ और ओ, क्या कि यहाँ पे और तो आएगा नहीं ना, हर हाल में ओ ही आएगा। तो यहाँ एक बार ए के साथ ओ जाएगा और एक बार बी के साथ ओ होगा, तो उस केस में या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर दोनों का ए बी है, तो इस केस में या तो ए होगा या तो बी होगा या ए बी होगा। तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है।
तो मेरा कहने का मतलब होगा ना, तो सवाल जब बनेगा कि अगर मदर का ये ए बी है, फादर का ए बी है, तो बच्चा में जो ब्लड ग्रुप है वो होने का पॉसिबिलिटी कौन कौन सा है, तो या तो ए बी या ए बी। उसी तरह अगर मदर का ए है और फादर का बी है तो उस केस में क्या हो सकता है, तो यहाँ जो आगे कॉम्बिनेशन बनाया गया है, यहाँ से स्मॉल ए या ओ, ठीक है, और बी के केस में बी स्मॉल वाला स्मॉल, और उसी तरह स्मॉल बी के साथ एक ओ आ रहा है। तो इस केस में जब ए मदर का और बी फादर का है तो ए या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा, इसमें से कोई भी हो सकता है। जब मदर का ए और फादर का बी, या फादर का ए और मदर का बी हो, उस केस में कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए का केस देखिए, ए का केस में क्या होगा कि अगर मदर का भी ए है और फादर का भी ए है तो बच्चा या तो ए होगा या तो ओ होगा, ठीक है। बी वाला केस का देखिए कि दोनों बी का है, बी अगर हो गया ना तो उस केस में या तो बी होगा या ब्लड ग्रुप, या तो ओ होगा, ठीक है। देखिए यूपीएससी प्री में एक बार सवाल आया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जो क्वेश्चन बताए ना उससे संबंधित है। एक वैवाहिक दंपति को 10 वर्ष तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, ऐसे में उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया, लेकिन उसके 1 वर्ष बाद उससे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इन पति पत्नी के ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हैं, जबकि बच्चे का ए बी और ओ है, तो इन्होंने किस बच्चे को गोद लिया है, ठीक है। तो देखिए ओ वाला, क्योंकि यहाँ से आप देखिए ए बी और ओ है पति और पत्नी का, तो ए बी पति का और ओ है पत्नी का। और इस केस में जो बच्चा है, जो बच्चा हुआ है या जो गोद लिया गया है, वो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो ओ होगा। दूसरा एक और क्वेश्चन था इसी तरह से, निम्न में से कौन सा विवाह सफल नहीं होगा यदि वे 2 या 2 से अधिक संतान चाहते हैं। तो देखिए ये वाला आप सुने होंगे नाम कि अगर जो हस्बैंड है और उसके बाद वाइफ है, ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है ना, तो जब डिलीवरी होता है तो मदर को क्या किया जाता है, एक इंजेक्शन उसको दिया जाता है ताकि वो नेक्स्ट बच्चा जो है ना वो मिसकैरेज ना हो, खराब ना हो, उसके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 49 वर्ष है, उसके ब्लड में हेमोग्लोबिन कम से कम 12% होना चाहिए, तब वो किसी और ब्लड में कोई संक्रमण नहीं हो। कहने का मतलब अब HIV नहीं है और ब्लड डोनेट करेगा तो जिसको दिया उसके साथ भी खतरनाक कांड हो जाएगा। किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं है तो अपना ब्लड जो है वो 450 मिलीलीटर ब्लड दान कर सकता है, जिसको कहते हैं ब्लड डोनेट करना। तो ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट ब्लड में कितना ब्लड होता है, तो 450 ml, ठीक है। और आजकल इसको पॉली बैग में यह मात्रा 350 ml की होती है। तो ब्लड बैंक में ब्लड को लेकर के उसमें सोडियम सिट्रेट, इंपॉर्टेंट, सोडियम सिट्रेट टर्म याद रखिएगा, ये क्या है, रसायन मिलाने वाला, किसमें, ब्लड में। इससे क्या होगा कि ब्लड में उपस्थित कैल्शियम को निष्क्रिय कर देता है। अब जब अगर इसको निष्क्रिय कर देगा तो क्या होगा, ब्लड रुधिर थक्का नहीं जमेगा या ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। इसके बाद इस रुधिर को 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या किया जा सकता है, या औसतन 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रख करके 30 दिन तक प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। 30 दिन तक आपका ब्लड सुरक्षित हो गया। और क्या मिलाया जाता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, सोडियम सिट्रेट। ब्लड में, ब्लड बैंक में जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम सिट्रेट नामक रसायन मिला दिया जाता है। और ये रसायन क्या करता है, कैल्शियम को निष्क्रिय कर देगा, ब्लड में जो उपस्थित है ना कैल्शियम, उसको निष्क्रिय कर देगा। जब ब्लड का कैल्शियम निष्क्रिय हो जाएगा तो वो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। बाद में इसको 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान, या औसतन कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में रख करके 30 दिन तक आप इसको रख सकते हैं सुरक्षित। 30 दिन तक कभी भी आप यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, यदि ब्लड से कणिकाएं निकाल दी जाए, अर्थात सिर्फ प्लाज्मा भाग सुरक्षित रखा जाए, तो ब्लड को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि उससे खराब होने का संभावना खत्म हो जाता है। फिर कृत्रिम प्लाज्मा भी बनाई जाती है, जिसका अधिकतर प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इसका मतलब, इसका निर्माण जटिल कार्बोहाइड्रेट से होता है, जिसे क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, कृत्रिम प्लाज्मा बनाया जाता है। अब कुछ नोट है उसको मैं पढ़ देता हूं। ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक तैयार किया है, जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम रक्त हल्का है,
वह इससे ठंडी जगह पर भी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्लास्टिक ब्लड है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी टेम्परेचर दो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और लंबे समय तक इसको रखा जा सकता है, ठीक है। और इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया जाने के कारण से इसको खराब होने का जो संभावना है ना वो भी कम हो जाता है। अब देखिए उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेशन का जो सीन है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित है। एक्सक्रेशन जो है, किडनी जो है ना, किडनी का यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। और किडनी का जो कार्य है वो क्या है, तो रुधिर को छान करके इसमें अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ को हटाना। यानी कि यूरिया का रक्त से जो पृथक्करण है ना वो करने का काम कौन करता है, वो किडनी करता है। और रक्त का जो प्रासनीय दबाव जो है, ठीक है, वो कितना होता है, उसका नियमन करने का काम भी यही करता है, ठीक है। अगर वृक्क ना हो तो क्या होगा, रक्त का शुद्धिकरण खत्म हो जाएगा, यानी कि रक्त शुद्धिकरण प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वृक्क जो है प्रॉपर काम ना करेगा तो। और ऐसे सिचुएशन में डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। यानी कि किडनी अगर खराब हो गया ना तो क्या होता है, आपको डायलिसिस करना होगा। और डायलिसिस जो होता है विसरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बेसिकली क्या होगा कि ब्लड जो है वो प्यूरिफिकेशन उसका नहीं हो पाता है। देखिए जो वृक्क है, ठीक है, या कह सकते हैं किडनी है, किडनी का उस केस में ध्यान रखिएगा सूत्र का संगठन देखिए यहाँ पे, पीएच वैल्यू कितना होता है इसका 6, दिन भर में 1.5 लीटर उत्सर्जन होता है इसका, ठीक है। देखिए 6 है तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, याद रखिएगा। 7 से पहले एसिडिक वाला, 7 के बाद आपका बेस वाला और एग्जैक्टली 7 वो न्यूट्रल होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण रंग क्या होता है, पीला। देखिए ये किसका संगठन है, मूत्र का। बेसिकली एसिडिक होता है और यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण से पीला पड़ जाएगा। अगर आप जाएंगे ना इसमें क्या कहते हैं, आप डिफेंस में जाएंगे तो आपका जो यूरिन है उसका भी चेक किया जाता है, उससे भी आपको पता लगा लिया जाएगा कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का डिजीज तो नहीं है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ से पता लगाया जा सकता है। अब ये मूत्र है, मूत्र में जल का जो प्रतिशत है वो 95% है और यूरिया 2.5% मतलब 2.5। आवश्यक जो लवण है वो कितना है, 2%। आवश्यक नहीं होगा, अनावश्यक लवण क्रेटिनिन, क्योंकि मूत्र में कोई भी चीज़ आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि अगर आवश्यक होता तो वो बाहर नहीं निकलता। अनावश्यक लवण बात कर रहे हैं। क्रेटिनिन जो है वो कितना होता है, 3% और अन्य जो है अप्रॉक्स एग्जैक्टली फिगर में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए पथरी किस चीज़ से बना होता है, पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट से। बेसिकली क्या होता है, एक मिनट, बेसिकली होता क्या है ना कि मूत्र में रुकावट होने लग जाता है पथरी के कारण से। और पथरी किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। और यहाँ एक नोट है, इसको देख लेते हैं कि एल्कोहल के निराविशन हेतु यकृत उत्तरदायी है, न कि किडनी। देखिए क्या होता है, जब आप ड्रिंक करते हैं उसी से ना खराब होता है, इसीलिए बोलता है कि ज़्यादा नहीं पीना चाहिए वाइन, है ना। अंतःस्रावी तंत्र देखिए, ग्रंथियां और उससे होने वाली स्रावित होने वाली हार्मोन। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको रट्टा मारिए या कुछ करिए पर आपको ठीक से समझना होगा, नहीं तो आपको सब का सब उड़ेगा। सबसे पहला है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि तो दूसरा पार्ट है, कौन सा ग्रंथि से स्रावित होता है, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका क्या काम है, निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो सेक्रेशन करता है, सीक्रेट करता है। और ये क्या कंट्रोल करने का काम क्या करता है, तो निद्रा और जगाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अब देखिए मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये जो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो गोल और भूरी लाल कलर की होती है। अब उसी में देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि में, जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है। एक को कहते हैं पश्चपीयूष, जिसका नाम इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको कहते हैं पश्चपीयूष,
और एक को कहते हैं अग्रपीयूष। अग्रपीयूष में कौन है? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब एक को पहले देखते हैं, पश्च पीयूष को, या न्यूरो हाइपोफोसिस जो है वो वैसोप्रेसिन, ठीक है। और उसके बाद ये सब का सब हार्मोन से क्या होगा? सिक्रेशन हो रहा है। फिर ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो दूध के उत्प्रेषण की को बढ़ा देता है। और ध्यान रखिएगा, बेसिकली शिशु जन्म के बाद दूध के स्रावन को प्रेरित करना होता है, क्योंकि मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है ना, इसीलिए। फिर है अग्रपीयूष से, इसका दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और इस केस में सोमैटोट्रोपिन, जिसको कहते हैं STH, ठीक है, या वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, ध्यान रखिएगा, ये हेल्प करेगा, ठीक है, वो हार्मोन। और प्रोलेक्टिन PRL या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन LTH, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी से आएगा, कौन से? पश्च अग्रपीयूष से। फिर है पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH, इसको कहा जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH है, या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन ICSH है। फिर है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको कहते हैं ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, ये भी इसी से, ठीक है। और मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन MSH भी इसी से सीक्रेट होता है। अब देखिए, पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है वो पैराथायरमोन या PTH का सिक्रेशन करेगा। और थायराइड या अवटु ग्रंथि, इससे कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करेगा? थायरॉक्सिन, जिसका दूसरा नाम क्या है? टेट्राआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन या ट्राइआइडोथायरोनिन, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट है कैल्सीटोनिन, कौन से? थायराइड या अवटु ग्रंथि से। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से दो हार्मोन सेक्रेशन होगा, थाइमोसिन और थाइमोपायोटिन, थाइमस ग्रंथि से। फिर है अमाशय से। अमाशय से दो कौन कौन है? गैस्ट्रिन और थ्रोलिन। और इससे यकृत से, यकृत जो है IGF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये सेक्रेशन होता है हार्मोन का। यहां पर आ जाइए अग्नाशय, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा कोशिका और ग्लिकोगैन या बीटा कोशिका इंसुलिन, इंसुलिन बेसिकली प्रोटीन से, और तांबा पाया जाता है इंसुलिन में। फिर है डेल्टा कोशिका, इसको सोमैटोस्टैनिन, ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसके अलावा F कोशिका से कौन सा? अग्नायसीय पॉलीपेप्टाइड, बेसिकली लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं, इसी को कहा जाता है। फिर अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को दो पार्ट में बांटा गया है, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला जो है एड्रिनेलिन और नॉरएड्रिनेलिन दोनों याद रखिएगा, इसमें मेड्यूला वाला में आता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स में आ जाएगा एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जब वृक्क की बात आएगी तो यहाँ पर कैल्सिटोरोल और रेनिन, ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा एरिथ्रोपाइटिन इसी का पार्ट है, ठीक है। फिर अंडाशय। अंडाशय जो है वो केवल महिलाओं में दो है, याद रखिएगा। एक को कहते हैं एस्ट्रोजन और एक को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, ये याद रखिएगा। ये फीमेल में क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन के रूप में जाना जाता है। और पुरुषों में जो वृषण है वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है एंड्रोजन, इसका दूसरा नाम टेस्टोस्टेरोन, पुरुष विकास हार्मोन इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं ग्रंथि। ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ग्रंथि क्या होता है पहले इसके बारे में समझिए। ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाओं, अंगों और ऊतकों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ को संश्लेषण कर उन्हें क्या करती है? स्रावित करती है। ध्यान रखिएगा, मानव सहित अन्य कशेरुकी जो जंतु है 3 स्पष्ट श्रेणियां इसका पाई जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, 3 को कौन कौन है? एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स। अब समझिए आगे ग्लैंड्स को क्लासिफाई करते हैं या सब क्लासिफिकेशन करते हैं। ग्लैंड्स 3 पार्ट में कौन कौन? एक्सो, इंडो और मिक्स्ड। एक्सो में मतलब नालिका युक्त होगा
अब नली होता है दुग्ध ग्रंथि, फीमेल का जो दुग्ध ग्रंथि होती है उसमें नलिका होती है। श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये नलिका युक्त है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और इंडोक्राइन, इंडोक्राइन नालिका विहीन, जैसे पीयूष, कोई नलिका नहीं, पता नहीं चलेगा, सेक्रेशन खाली होता है। थायराइड, एड्रिनल, पिनियल, यह है क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और मिक्स्ड में कौन कौन है, यानी कि एक्सो और इंडो मिलकर के जो करेगा, जैसे अग्नाशय, अग्नाशय में क्या होगा, एंजाइम भी सेक्रेशन होता है और हार्मोन भी सेक्रेशन होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। कॉफी, चाय और मदिरा के सेवन से शरीर में क्या होता है, एडीएच हार्मोन बढ़ जाता है। ठीक है, कॉफी, चाय या मदिरा के सेवन से शरीर में एडीएच, एडिनोजाइन, एडीएच हार्मोन का नाम है, उसकी मात्रा जो है क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा बढ़ती है और शरीर में क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। अब आगे देखते हैं, एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा और रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर का दाब बढ़ जाता है। इस हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है, वृक्क में वृक्क नालिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में रुधिर में पुनरावशोषण कर को बढ़ावा देना, इसीलिए इसे मूत्रल रोधी हार्मोन्स भी कहते हैं। किसको, एडीएच। ठीक है, आगे आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा ग्लैंड वाला पार्ट में। सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से की वृद्धि दर से है। इसकी अधिकता से भीमकायता, जिसको कहते हैं जैंटिज्म, बहुत ज़्यादा खतरनाक सुडौल बॉडी हो जाएगा, और कमी से क्या हो जाएगा, वो ड्वार्फ हो जाएगा, बौना हो जाएगा। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम सुने होंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन जो है गले में स्थित थायराइड ग्रंथि से होता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी इसका कार्य किया जाता है, या इसके द्वारा कार्य किया जाता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चा में जड़ मानवता, जिसको कहते हैं क्रेटेनिज्म, और वयस्कों में इसका मिक्सडीमा नामक रोग हो जाता है। और बेसिकली इस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, थायराइड वाला का केस होगा। फिर है सामान्य घेंगा या गलफंड या गलगंड रोग, जिसको इसी का एक और नाम है हशीमोटो रोग। देखिए तीनों नाम याद रखिएगा, घेंगा, गलफंड या हशीमोटो रोग थायरॉक्सिन की कमी से होता है। और नेत्रोंदसेंधी गलफंड, जिसको कहते हैं एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर या प्लूमर का रोग, या थायराइड ग्रंथि के अतिस्रावन, ये किसके कारण से होता है, थायराइड ग्रंथि में सिक्रेशन जो होता है जब ज़्यादा होने लगेगा, अतिस्रावन की वजह से। ठीक है, आगे आते हैं, एड्रीनेलिन नामक हार्मोन के स्राव से हृदय गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होने लग जाता है। ठीक है, एड्रीनेलिन ग्रंथि से स्रावित होने हार्मोन को लड़ो और क्या कहा जाता है, उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, फाइट एंड एक और था फ्ली, भागो। फाइट एंड फ्ली जो हार्मोन है उसको एड्रिनल ग्रंथि से सेक्रेशन होता है। यह शरीर में संकटावस्था करने हेतु विपरीत परिस्थितियों में क्या होता है, ये स्रावित होता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन, एड्रिनेलिन याद रखिएगा। देखिए एड्रीनेलिन, लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक है, आगे है एस्ट्रोजन, ये सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये फीमेल हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्री के अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से रजनोवृत्ति मतलब होता है एमसी हुआ नाम। ठीक है, जिसको कहते हैं पीरियड भी। ठीक है, उसकी रजनोवृत्ति की आयु तक होता है। कहाँ से होगा, ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, अंडाशय ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन को ही नारी विकास का हार्मोन भी कहते हैं। ये स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण कैसे होगा, तो स्तन का विकास है ना, दुग्ध ग्रंथियों का विकास होना, गर्भाशय और योनि का विकास होना, यह है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास से संबंधित है। एस्ट्रोजन ही ये क्या करता है, डिसाइड करता है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, इसका जो स्रावन है ना वो कार्पस लुटियम से होता है। यह एक हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा।
फिर है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का जो स्रावन होता है ना, वो गर्भावस्था में कार्पस लुटियन तथा आंवल, या आंवल किसको कहते हैं, प्लासेंटा द्वारा होता है रिलैक्सेशन हार्मोन। बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड होता है और ये हार्मोन जो है शिशु जन्म में सुगमता प्रदान करता है, रिलैक्स कर देता है बॉडी को, और इससे क्या होता है, जो डिलीवरी होता है वो आसानी से हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, मंद प्रकाश तथा रात में इसका स्रावन अधिक, ठीक है, किसका, रिलैक्सेशन हार्मोन का, जबकि तीव्र प्रकाश तथा दिन में इसका स्रावन कम होता है। यह तथ्य क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन के संदर्भ में भी ये सेम तथ्य जो है वो लागू होता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, सूची ए और सूची बी है, तो किसके साथ कौन जाएगा। देखिए एड्रिनेलिन किसके साथ जाएगा, तो एड्रिनेलिन जो है वो क्रोध, भय और खतरा इससे संबंधित होता है। बी एस्ट्रोजन, ये किससे संबंधित होता है एस्ट्रोजन, तो 3 से जाएगा, बी जो है वो 3 के साथ चला जाएगा, स्त्रियों से संबंधित। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक ग्लूकोज है। और फेरोमोन क्या है, गंध के बारे में जो बोध आकर्षित करेगा ना, उसी को फेरोमोन कहा जाता है, ठीक है। एक आगे आते हैं, जनन और भ्रूणीय विकास, ठीक है। क्या होता है जनन, अपनी ही जाति को, जनन या प्रजनन कह सकते हैं, अपनी ही जाति को कायम रखने के लिए इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो कैरी ऑन किए जाते हैं। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है ना, अपनी जाति को कायम रखता है। प्रजनन जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं उसको कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं, और जो सभी प्रजनन अंग हैं मिलकर के प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव की जो कशेरुकियों की तरह एक लिंग जिसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं, अर्थात इनमें नर और मादा लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है, और पुरुषों में एक जोड़ी वृषण टेस्टिस होता है और स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय जिसको ओवेरीज कहते हैं। यह प्रमुख क्या है, जननांग है, ठीक है। मानव में निषेचन का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है वो समझिए। निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, ये कहाँ होता है, ओविडक्ट में, जिसको कहते हैं अंडवाहिनी। ये जो निषेचन का जो प्रक्रिया है वो कहाँ होता है, ओविडक्ट में या अंडवाहिनी में होता है, या फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इसका संपन्न होता है, और ये नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु। ये दोनों में क्या होता है, निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज जिसको कहते हैं जायगोट, नर वाला युग्मक और मादा का युग्मक दोनों मिलेगा, यानी शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेगा तो जायगोट बनेगा। और जायगोट जो होता है डायप्लॉइड होता है, और विकास करके डायप्लॉइड होने के बाद और शिशु का निर्माण करता है। ये होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। मादा जनन पथ में पहुंचने से पहले शुक्राणु की क्या होती है, निषेचन क्षमता जो होती है सामान्यतः 48 घंटों तक, और कभी कभी ये 72 घंटा तक भी क्या होता है, सुरक्षित रहता है। जबकि ओविकुलेशन जब होगा, जिसको कहते हैं अंडोत्सर्ग के बाद अंडक कोशिका लगभग 12 से 24 घंटे तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं। बेसिकली जो अंडोत्सर्ग होता है ना, फीमेल के बॉडी से आता है, और वो 12 से 24 घंटे तक क्या होता है, निषेचन के योग्य रहता है। उस समय अगर ये होता है फिजिकल कांटेक्ट होता है मेल और फीमेल का, तो उस समय जो प्रेगनेंसी है उसका संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। निषेचन क्रिया के बाद जायगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता है, और क्रमशः क्या, मोरुला, ब्लास्टुला और ग्रेस्टुला, ये तीनों याद रखिएगा, निर्माण हो जाता है। और ग्रेस्टुला का जब निर्माण प्रक्रिया होगा वो कब, तीसरे सप्ताह में होता है, और इस दौरान 3 प्रारंभिक अंकुरन स्तरों की स्थापना होती है। मानव भ्रूण का जो हृदय अपने विकास के 4 से 5 सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। छोटा बच्चा वाला का जो हृदय का स्पंदन है वो 4 से 5 सप्ताह में चालू हो जाता है, और इसी से भ्रूणीय विकास के 3 से 8 सप्ताह तक भ्रूण विकास का काल कहते हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है, अंग का निर्माण होता है। अब सोचिए सब कुछ रहता है और बाद में क्या होता है, एबॉर्शन लोग करवाता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, मारने का काम करता है, ठीक है। अमोनियम जिसको कहते हैं अल्व या उल्वी, अल्व में उल्वी तरल भरा होता है जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने का। देखिएगा कि फीमेल यूट्यूब में आप सर्च मारिएगा तो आपको इन सब चीज़ों को अगर आप देख सकते हैं बढ़िया से डायग्राम के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू। वो पूरा बच्चा एक बैग थैली में रहता है अंदर पड़ा हुआ, ठीक है, वो पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। बेसिकली जब प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में क्या होता है ना कि जब डिलीवरी होने को रहता है तो कभी कभी नहीं बोलता है पानी आने लगा, पानी आने, वो क्या होता है ना, ब्लैडर जो होता है वो फट जाता है और उसके बाद बच्चा जो है उससे बाहर आ जाता है ब्लैडर से। तो प्रॉब्लम होता है कि अगर तुरंत उसको बाहर नहीं निकाला गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, पानी पी जाएगा। तो उल्वी तरल पदार्थ भरा होता है जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने में, भारी दबाव तथा थक्को इत्यादि से इसकी सुरक्षा करने का भी कार्य करता है।
जरायु या कोरियोन नामक कला गैसीय विनिमय या नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है। और एल्टोनिक मेम्ब्रेन याद रखिएगा नाम, जिसको कहते हैं अपरापोषिका। जब आपको हिंदी ना समझ में आने लगे ना तो इंग्लिश वाला को देख लेना यहाँ पे। भ्रूण को उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र और गैसीय विनियमन में सहयोग करता है। ये मेरा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, तो बहुत ज़्यादा आपको हेक्टिक होने की जरूरत नहीं। ये सेम स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि इम्यूनोसाइटोसिस क्या है, भ्रूण परीक्षण भारत में बैन है, क्या करते हैं हम लोग नहीं करा सकते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कहीं कहीं होता है। एम्यूनियन फ्लूइड, हालांकि इसका प्रमाण नहीं है क्योंकि ये एक इलीगल है, अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो वो जेल हो जाएगा उसको, ठीक है। ये वाला पार्ट है क्या, एर्थ्रियोब्लास्टिक प्लास्टिक्स पिएटालिस, ये एक बीमारी है। प्लासेंटा देख लीजिए, ये वाला है। और अम्बाइलिकल कॉर्ड, ये पार्ट। एम्ब्रियो, ये पूरा का पूरा गोल वाला जो पार्ट है ना वो एम्ब्रियो है, ठीक है। फ्लूइड में अंदर भरा हो रहता है, देखो ये फ्लूइड से भरा हुआ है, अंदर में एम्ब्रियो है कहीं ना कहीं, और ये कनेक्टेड है प्लासेंटा से, ठीक है। महिलाओं में नलीबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, और पुरुषों का नसबंदी जो होता है वो वेसेटोस्टोमी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि एक समय आया था, एक प्राइम मिनिस्टर का टाइम पीरियड, जब बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, नसबंदी, पुरुषों का नसबंदी, वेसेटोस्टोमी, ठीक है, होने का ऑर्डर दे दिया गया था। अब देखिए क्लोन क्या होता है। क्लोन बेसिकली हूबहू संरचना होता है, ठीक है। 1996-1997 में इयान विल्मट, याद रखिएगा इसका नाम, सबसे पहले क्लोन बनाया था। और ये जो क्लोन था वो डॉली नामक भेड़ थी। क्लोन में फीमेल मेल की आवश्यकता नहीं होती है, ये एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसको कहते हैं वो समझिए। अलैंगिक जनन होता है ना, वो क्या करेगा ना, आपका बॉडी का कोई जो स्पेसिफिक सेल होता है, ठीक है, उसी से बना दिया जाता है, ठीक है। सोमैटिक कुछ ऐसा नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसका यूज करके और क्या करेगा, नया यंग वन बना देगा। ये होता है अलैंगिक जनन, यानी कि इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, ना तो अंडाणु ना तो शुक्राणु। लेकिन लैंगिक जनन किसको कहते हैं, जहाँ पे दोनों चाहिए, मेल भी और फीमेल भी, उसको कहते हैं लैंगिक जनन। अब आगे आते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में थोड़ा सा इसका समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कहानी कैसे है और क्या है। बेसिकली जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, वो ट्यूब में ही पैदा होता है, ठीक है। यहाँ पे अंदर में ही आईवीएफ पद्धति के द्वारा, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नोबेल प्राइज मिला था 2010 में रॉबर्ट एडवर्ड को, और सबसे पहले इस विधि से जो बच्चा जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। अंडाणु और शुक्राणु दोनों को मिला करके यहाँ पर निषेचन कराया जाता है, और निषेचन के बाद एक यंग वन का जन्म होता है, ठीक है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से ये टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हो गया। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देख लेते हैं। 1978 में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको लुइस ब्राउन गर्ल थी, रॉबर्ट एडवर्ड ने बनाया था, ठीक है। बेबी जो थी गर्ल थी, नाम लुइस ब्राउन था उसका, और रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा इसका बनाया गया था 1978 में। पहली आईवीएफ क्लिनिक 1980 में बनाई गई थी। देखिए बेसिकली जो ऐसे कुछ कपल होते हैं जो किसी बीमारी के कारण से या किसी अन्य कारण से क्या होता है कि वो संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल करके और क्या किया जाता है, उनको ये इसका जो बच्चा है वो उनको मिलता है, या कह सकते हैं कि शिशु का उनको प्राप्ति होती है, ठीक है। ऐसी माँ जो निषेचित शिशु को स्वीकार करती है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। सरोगेसी क्या है, सरोगेसी पे एक, और इस प्रक्रिया को ही सरोगेसी कहते हैं। देखिए सरोगेसी का टर्म को थोड़ा सा ठीक से समझिए। सरोगेसी पे कानून भी बना हुआ है, और यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है कभी सरोगेसी। बेसिकली सरोगेट जो होता है ना, किसी का जो कोख है या कह सकते हैं किसी का जो पेट है उसको कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, लिया जाता है भाड़े पे, ठीक है। इसको हम इस टर्म में अपनी भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड मत करिएगा, बस आप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा। एक मेल और फीमेल है, कपल है, जिसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद अपना बच्चा को क्या कर सके,
पैदा कर सके। तो इससे क्या होता है ना, कि मान के चलिए कोई सरोगेट मदर बन गई, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल में कि हस्बैंड और वाइफ है, तो हस्बैंड और वाइफ के केस में सरोगेट मदर मान के चलो जो वाइफ की माँ होगी, ठीक है, उसको सरोगेट मदर के रूप में एक्ट किया जाएगा। और क्या होगा कि शुक्राणु और अंडाणु को ये करके दोनों को मिला करके और सरोगेट मदर जो है उसके यूट्रस में क्या किया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा। और उसके बाद वो क्या, वो पूरा का पूरा बच्चा जो है वहीं पे ये होगा, ग्रो करेगा। इसी को कहा जाता है सरोगेट मदर। एक मूवी आया हुआ था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जिमी की सिमी करके कोई मूवी है, सिमी करके कोई मूवी है, हाल ही में आई हुई है, उसको आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको सरोगेट मदर का कहानी अगर नहीं समझ में आ रहा है, उसमें यही होता है, ठीक है, कि जो फॉरेन कपल है, अमेरिका से जो कपल है, वो उसके पास इतना एबिलिटी नहीं रहता कि वो क्या कर सके, बच्चे को पैदा कर सके। तो क्या करती है कि इंडिया आकर के एक अच्छी सरोगेट मदर ढूंढती है, मतलब थोड़ा हिस्ट पुष्ट हो, ठीक है, मजबूत हो। उससे क्या होगा, बच्चा पे अफेक्ट करेगा ना कहीं कनेक्टेड है। भले अंडाणु और शुक्राणु गया हुआ है बाहर से, लेकिन क्या होगा कि जो मदर है उसका कहीं ना कहीं रोल रहता है। तो सरोगेट मदर का कंसेप्ट कुछ इस तरह है, और ये पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सरोगेसी कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली सरोगेसी जैसे कोई हीरोइन वगैरह है, तो ये लोग जो है वो माँ नहीं बनना चाहती, उतना कौन सा लेके चलेगा टमी को, तो उस केस में इस तरह का सिचुएशंस होता है, ठीक है। आजकल का फैशन का ज़माना है, पता नहीं कैसे लोग इसको फील ले लेते हैं मदर का और फादर का। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, 28 दिन का टाइम पीरियड रहेगा, मिनिमम एज 12 से 14 ईयर और मैक्सिमम एज 45 से 50 साल तक चलेगा। 50 साल में मेनोपॉज हो जाता है। जो मेनार्क होता है वो 12 से 14 साल के बीच में चालू हो जाता है। मेनोपॉज का मतलब होता है इसके बाद से उसका एमसी जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है। अब आगे देखते हैं पादप कार्यकी। पादप कार्यकी में आएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पेड़ पौधे के द्वारा जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब पानी। देखो ये बैलेंस किया गया, 6 और 12 क्या है ना, संतुलित जब किया गया ना समीकरण को, इक्वेशन को, तब ही लगाया गया। प्रकाश और पर्णहरित, ये गलत लिखा हुआ है, पर्णहरित के उपस्थिति में C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और H2O पानी गिरेगा, मतलब पानी निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, सीक्रेशन होगा, तो बाहर निकलेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे उसको ले रहा है और ऑक्सीजन को वो निकाल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यही कार्बन ऑक्सीजन जो है हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। देखिए नीचे स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया गया है। ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन का तो ये करेगा, पानी ले लिया यहाँ से, क्लोरोप्लास्ट ले लिया, सोलर का एनर्जी मिला और सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, और पूरा खाना बनाएगा, और खाना बनाने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन को सीक्रेट करेगा, अपना जो ये ग्लूकोज है उसको खुद अपने जो अलग अलग तना है, स्टेम है या फिलिप्स है, ब्रांचेस है, उसको ग्रोथ करने में मदद करेगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जो है जलीय पौधे और शैवालों द्वारा होता है। लगभग 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों द्वारा, और शेष 5% जो है नदी तालाब आदि में होता है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। इसमें कुछ नोट है, उसको थोड़ा सा देखने का कोशिश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, हम लोग खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, आलू खा रहे हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, चावल खा रहे हैं तब भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किंतु समुद्री शैवाल जैसे चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं। देखिए हम लोग आज तक ये जानते आ गए हैं ना कि सूर्य का प्रकाश ही चाहिए, लेकिन समुद्री शैवाल को चंद्रमा का प्रकाश में भी क्या होगा, वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को कंप्लीट करें। इवन कि विद्युत प्रकाश से में भी शैवाल जो है वो क्या है, विद्युत प्रकाश में, मतलब उसको बल्ब जला दीजिए वो अपना खाना बना लेगा, बस प्रकाश चाहिए उसको। प्रकाश जो है अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना है, ग्रेना भाग में पाए जाते हैं, जो मुख्यतः नीला, बैगनी और लाल और नारंगी किरणों को क्या करते हैं, वो अवशोषित करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा किसका अवशोषण होता है, तो लाल का। आप कमेंट में बताइएगा सबसे कम किसका अवशोषण होता है।
ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में यानी कि लगभग 650 नैनोमीटर में और द्वितीय अधिकतम जो है वो नीले प्रकाश में यानी 475 नैनोमीटर में क्या होता है क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का कंप्लीशन। और पर्णहरित, हालांकि पर्णहरित जो है लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग किस प्रकार का प्रकाश का, तो लाल प्रकाश का यूज किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे धीरे जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं और ये पूरा का पूरा जो क्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। अब आगे जो है क्लोरेला क्लोरोफाइटा, ठीक है, क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल है की प्रजाति है जो सौर ऊर्जा को क्या करती है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदलने में क्लोरेला की दक्षता लगभग सर्वाधिक 8% है। तो क्लोरेला क्या है वो समझिएगा, एक कोशिकीय हरित शैवाल है। क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है, वो बदलने में दक्ष है। अब आगे आते हैं पादप का पोषण। पादप का पोषण का मतलब हुआ कि हरे पेड़ पौधे या हरे पौधे जो हैं उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है स्व पोषण, जो खुद करता है, अपना खाना खुद बनाते हैं या अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उसको ऑटोट्रॉपिक एनिमल या ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं। पौधों को अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने के लिए, विकार रहित रहने के लिए और समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है। उनमें से 9 तत्वों की मात्रा वृद्धि होती है और ये दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व कहलाते हैं और 9 सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी सांद्रता 1 ppm से भी कम होती है। तो ध्यान रखिए यहाँ का दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन है, माने ज़्यादा मात्रा में कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ठीक है, सल्फर चाहिए, कैल्शियम चाहिए और मैग्नीशियम। ये क्या है, दीर्घ। और सूक्ष्म में कौन कौन से आएंगे, तो सूक्ष्म में आएंगे बोरोन, बी क्लोरीन, Cl कॉपर Cu, लौह जिसको कहते हैं आयरन Fe, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकेल और जिंक। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं किसके लिए, तो पौधे के लिए। ध्यान रखिएगा 9 तत्व टोटल 17, ठीक है, ध्यान रखिएगा 9 तत्वों की मात्रा वृहद होती है और 9 सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। जाइलम को जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं, ठीक है, और 4 प्रकार। एक्चुअली देखिए जाइलम और फ्लोएम F आ रहा है ना, F, ये बेसिकली दोनों जो है ना वो प्लांट में पाया जाता है यानी पेड़ पौधों में। जाइलम से जल, तो जल को जो कैरी करेगा उसको जाइलम, और फ्लोएम से फल माने फ्रूट्स, जो बनेगा खाना उसको कैरी करेगा वो क्या कहते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम में F आ रहा है ना और फ्रूट में भी F आ रहा है या फल में भी आ रहा है, तो फल क्या मतलब जो प्रोडक्ट है सो, ठीक है। जाइलम को जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं या वाहिकाएं, काष्ठ मृदुलक तथा काष्ठ तंतु से निर्मित होता है। और फ्लोएम क्या बताएं, फ्लोएम को बाष्ट उत्तक भी कहते हैं, ठीक है। जाइलम को जल संवाहक और फ्लोएम को बाष्ट उत्तक भी कहते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो पौधे के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ, अभी बताया ना, फ्रूट्स दूसरे भागों तक स्थानांतरित करना है। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं, चालनी, सांखी कोशाएं, फ्लोएम मृदुलक और फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। अमरबेल का नाम सुने होंगे। अमरबेल एक क्या है, पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपटकर परिजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण और हाइड्रोजन पाया जाता है। अमरबेल किसी पेड़ पे जाकर के लटक जाता है और उसके बाद उसका खाना को ये खाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक IAS का क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों? तो पहला है मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता, या जड़ ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है, या जड़ों को संवर्धन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जड़ें ऊर्जा से क्या हो जाती हैं, वंचित हो जाती हैं जब गोलाकार को हटा दिया जाता है।
ऑप्शन ए केवल एक जल का उल्लेख है, भोजन का नहीं। और ऑप्शन बी में क्या है, जाइलम और फ्लोएम हट जाएंगे तो क्या होगा, जल को भोजन नहीं मिल पाएगा तो जड़ की ऊर्जा जो है वो प्राप्त नहीं होती है, अतः वृक्ष क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताएं सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन, तो सूक्ष्म में आएगा मैग्नीज और जिंक, और कार्बन, हाइड्रोजन और कैल्शियम, ये है दीर्घ। यहाँ पे तो आपको बता रहा है कि कौन कौन सूक्ष्म पादप है, कौन कौन सा है सूक्ष्म वाला में, ठीक है, तो देख लीजिए ABC, ठीक है। आगे ये आया हुआ है क्वेश्चन 2013 में। अब आगे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन किसको कहते हैं, हार्मोन शब्द के जो सबसे पहले प्रयोग करता थे 1906 में आए थे स्टर्लिंग, इनके द्वारा पादप हार्मोन के विषय में बताया गया था। तो पादप हार्मोन को दो पार्ट में बांट करके देखते हैं, एक को कहते हैं वृद्धि रोधक और एक को कहते हैं वृद्धिवर्धक। वृद्धिवर्धक में 3 गो, कौन कौन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और वृद्धि रोधक में एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ध्यान रखिएगा ये जो पार्ट है ना हार्मोन और एंजाइम, ये मेंस में भी टॉपिक है। अब एक एक हार्मोन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन पर का जो प्रयोग है, ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर और केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागन माने बिना पॉलिनेशन का और बिना फर्टिलाइजेशन का मतलब बिना निषेचन के भी फल को का विकास किया जाता है। किसके प्रयोग से, ऑक्सिन के प्रयोग से। ये फल बीज रहित होते हैं, ठीक है, इनमें बीज नहीं पाया जाता है। बिना निषेचन के फलों का विकास जो है अनिषेक फलन, जिसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है, पार्थेनोकार्पी कहलाता है या अनिषेक फलन कहते हैं। आगे देखते हैं नोट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट। पहला है ऑक्सिन का प्रयोग अपतृण निवारण या वीड डिस्ट्रक्शन। अपतृण किसको कहते हैं, वीड्स को, यानी कि मेन प्लांट के अलावे जो एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो कर जाता है ना, जैसे धान का खेत में हम लोग घास देख लेते हैं, ग्रास, तो वो वीड है। और फलों को गिरने से बचाने में भी इसका ऑक्सिन का मदद मिलता है। हम बताएं ना पहले मेंस में जब बताएंगे तो वहाँ पर सारे का सारे जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, सबका हम बताएंगे कंप्लीट ये डिटेल में, ठीक है। फिर है जिब्रेलिन का प्रयोग जो है वो बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, अनिषेक फलन और बीजों के अंकुरन में किया जाता है। कुछ और साइटोकाइनिन का नाम सुने होंगे। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को ही फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो कोशिका का विभाजन है, ठीक है। ये पदार्थ का जीर्णता, जीर्णता का मतलब क्या होता है, टूट फूट, है ना। टूट फूट को क्या करता है, वो रोकता है और क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है, यही, ठीक है, साइटोकाइनिन या फाइटोकाइनिन। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। एथिलीन यूज किया जाता है ना, केला घर में ले आए तो हम पकाने के लिए एथिलीन यूज कर दिए, ठीक है, हम नहीं मतलब बताते हैं। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, अग्रभाग में बनता है और विस्तृत होकर फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन पत्तियों, फलों एवं पुष्पों के विगलन, विलगन मतलब होता है अलग होना, यानी पौधा से अलग होने की प्रक्रिया को तीव्र करता है। कौन, ये एथिलीन। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, जिसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगे तो एक बार में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक से अधिक बार आप वीडियो को देखें, शायद आपको दोबारा टाइम में समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। इसीलिए मैं सारा का सारा समझाते जा रहा हूँ, रोक नहीं रहा हूँ, ठीक है। प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, प्रजनन की एक अलैंगिक विधि कौन है, कायिक प्रवर्धन और या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों जैसे तना, जड़ और पत्तियां इसे क्या करती है, प्राप्त किए जाते हैं। स्तंभ कर्तन, जिसको कहते हैं स्टेम कटिंग या तना काट, जिस देख रहे हैं स्टेम कटिंग, थोड़ा कड़ा इंग्लिश का कड़ा हिंदी या कड़ा हिंदी का कड़ा इंग्लिश लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। दाब लगाना, लेयरिंग करना, कलम बांधना, जिसको कहते हैं ग्राफ्टिंग, है ना, आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के अनुवंशिकीय रूप से समरूप होते हैं या अपने जैसे आकृति को के पौधे को क्या करता है, ये उत्पन्न करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बोगेनविलिया कनेरसन
गुलाब तथा अंगूर की स्तंभ कर्तन, जिसको कहते हैं स्टेम कटिंग, द्वारा प्रवर्धन होता है। प्रवर्धन मतलब ग्रोथ, बढ़ावा देना। जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है, दोनों तरह से। ठीक है, स्टेम से भी और स्टेम कटिंग से भी और सीड से भी होगा इसका, कोको का। आगे अब देखिए, आज का जो वीडियो है ना, मैं यहीं इसको खत्म करता हूं। पादप जनन का से लेकर के आगे तक, ये इसका जो लास्ट सीरीज है ना, उसमें मैं इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर इसको कंप्लीट नहीं करा पाया तो फिर लास्ट का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा। पादप जनन को कंप्लीट हमको एनालिसिस करना होगा, तो पादप जनन के बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी जरूर आएगा। थर्ड पार्ट को विस्तृत विश्लेषण करके इस पूरे बायोलॉजी के चैप्टर को फिनिश करेंगे। उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री को डिटेल करेंगे। ठीक है, तब तक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी इम्पोर्टेंट अगर सुझाव होगा तो उसे मैं वेलकम करूंगा, आप ज़रूर बताएं। और क्या है कि थोड़ा आप सपोर्ट करो, इतना ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।